अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप सो यू ऑल विल बी डूइंग वेल। जो हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट्स लेक्चर चल रहा था, आज हम उसका नेक्स्ट पार्ट स्टडी करेंगे। इसमें सबसे पहले जो है हमारे पास आती है अब कार्बन फैमिली। पीछे हमने बोरॉन फैमिली जो है वो स्टडी की थी। अब और साथ कुछ और जो हैं टॉपिक्स वो देखे थे। अब यहाँ ये लेक्चर हम कार्बन फैमिली से स्टार्ट करेंगे। इसमें आते हैं एलिमेंट्स कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनलेस, लेड। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है जो इन एलिमेंट्स की, हम इन्हें कहते हैं रोमन में ग्रुप 4, वैसे ग्रुप 14 एलिमेंट हैं। तो 4 हैं, ऑब्वियसली वैलेंस शेल में 4 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इनकी कन्फिग्रेशन जो होगी वो फिर हो जाएगी NS2 NP2। पी ब्लॉक हैं और यहाँ से भी हमें पता चल रहा है कि कन्फिग्रेशन पी पे एंड हो रही है। नेक्स्ट आता है इसमें कि कार्बन और सिलिकॉन जो है वो नॉन मेटल्स हैं, जर्मेनियम मेटलॉइड है, स्टेनस और लेड मेटल्स हैं। कार्बन और सिलिकॉन नॉन मेटल हैं, मेटलॉइड है मेटल। इससे हमें ये चीज़ पता चल रही है कि मेटालिक कैरेक्टर डाउन दी ग्रुप जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। बार बार हम यही चीज़ पढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती जा रही है, साइज़ जो है इंक्रीज़ हो रहा है, उसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है, इलेक्ट्रॉन लूज़ कराना ईजी है। यही मेटालिक कैरेक्टर है। तो मेटालिक रेडिएट डाउन दी ग्रुप इंक्रीज़ हो रहा है। एटॉमिक रेडियस की बात करें तो ये भी डाउन दी ग्रुप इंक्रीज़ होता है। आयोनाइजेशन की बात करें तो डाउन दी ग्रुप डिक्रीज़ होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की भी बात करें तो डिक्रीज़ होती है। अब नेक्स्ट आ गई है, ये तो मतलब ट्रेंड जो थे ऐसा सच ही हैं। अब नेक्स्ट जो है ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई है इस ग्रुप की, ग्रुप 4 की। तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इसमें जो होते हैं एलिमेंट्स, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वेरिएबल शो करते हैं +2 एंड +4। कार्बन जो है वही जो हमने लास्ट लेक्चर में इनर्ट पेयर इफेक्ट जो चीज़ हमने पढ़ी थी, वही चीज़ अब यहाँ पर आएगी कि जो फर्स्ट मेंबर्स हैं वो एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट करेंगे, यानी शो करेंगे। यानी उनके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो 4 के 4 लूज करके +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। बट जैसे ही हम डाउन दी ग्रुप मूव करते जाएंगे, साइज बढ़ता जाएगा, उनमें इनर्ट पेयर इफेक्ट आ जाएगा और वो दोनों जो हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स वो शो करेंगे। इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स कंपाउंड्स आर आयोनिक एंड इन हायर आर कोवेलेंट। लोअर जो है +2 में देखें, डाउन दी ग्रुप मतलब जैसे ही मूव करते जाएं तो कंपाउंड आयोनिक होंगे। मेटालिक करेक्टर इंक्रीज करता जाएगा ना, मेटालिक करेक्टर इंक्रीज करता जाएगा डाउन दी ग्रुप, और हमारे पास जो है कंपाउंड जो है वो आयोनिक हो जाएंगे क्योंकि लूज करेंगे ऑब्वियसली। तो एक एनाइन है जो गेन करेगा और आयनिक कंपाउंड है वहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगी। बट हायर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यानी +4, यानी जो ग्रुप के ऊपर जो है टॉप पे जो ग्रुप के मेटल्स हैं लाइक कार्बन, तो वो कोवेलेंट इन करेक्टर होंगे। On moving down the group, +2 state becomes prominent and stable due to inert pair effect। वही वेरिएबल जो है ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, बट जैसे नीचे मूव करते जाते हैं ऊपर जो है टॉप एलिमेंट्स है वो +4 ही करते हैं। जब नीचे हम डाउन दी ग्रुप मूव करते जाते हैं तो वो +2 एंड +4 करते हैं। इवन के लास्ट में तो +2 स्टेट ही प्रोमिनेंट हो जाती है बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये आपको लास्ट लेक्चर में समझा दिया गया था इनर्ट पेयर इफेक्ट। यहाँ पर भी थोड़ा सा बता देती हूँ कि इनर्ट मतलब है नॉन रिएक्टिव, पेयर मतलब जोड़ा, कोई ऐसा पेयर इलेक्ट्रॉन्स का जो नॉन रिएक्टिव ऐसे ही एज सच पड़ा रहे। जैसे यहाँ पे इसकी कन्फिग्रेशन NS2 NP2 पे एंड हो रही है तो NS2 यहाँ पे इनर्ट पेयर का जो है वो परफॉर्म करे काम, कि वो जो है पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो सिर्फ पी के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो निकलेंगे, एज अ रिजल्ट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट अटेन हो जाएगी। और यही वजह है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से जब हम डाउन दी ग्रुप मूव करते जाते हैं तो +2 स्टेट डोमिनेट होती है। और अब हम अगर स्टेबिलिटी देख लें +2 और +4 की, +2 में लेड सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। जो है ग्रुप डाउनवर्ड जैसे ही हमने मूव करते जाना है तो लेड जो है वो लास्ट पे आ रहा है। और +4 में सबसे जो फर्स्ट एलिमेंट है लाइक कार्बन, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। और ये आयनिक नेचर जो है वो यूँ इंक्रीज़ हो रही है, और कोवेलेंट नेचर जो है वो ये है कि कार्बन की ही सबसे ज़्यादा है, वो भी यूँ इंक्रीज़ हो रही है, कार्बन की सबसे ज़्यादा है। अब हमारे पास है कि PbCl2 है और PbCl4 है। PbCl2 में लेड की जो है ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +2 है और यहाँ पे +4 है। और हमने यहाँ पे पढ़ा कि लोअर ऑक्सीडेशन वाले कंपाउंड जो हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड्स के होंगे आयोनिक। इन दोनों में से लोअर किसकी है? PbCl2 की। +2 है ना यहाँ पे लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये आयोनिक होगा। और जो ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है लाइक लेड क्लोराइड PbCl4, तो ये जो है हमारे पास ये कोवेलेंट होगा जैसा हमने यहाँ पे पढ़ा।
नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्राइड्स एंड हेलाइड्स। हाइड्राइड्स जो हैं हम देखें कि जो ये कंपाउंड्स है वो MH4 की फॉर्म में जो हैं कंबाइन होते हैं और हाइड्राइड्स बनाते हैं। और यहाँ पे जो है याद रखने वाली चीज़ वो इनके नेम्स हैं, जैसे मीथेन, सीलेन, जर्मेनियम का जर्मेन, स्टेनेन एंड प्लम्बेन। यानी हाइड्राइड्स जब बन जाएंगे तो ये जो है इनको नेम जो हैं वो दिए जाते हैं। जो मीथेन है वो हाइड्रोलाइज्ड नहीं होती ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल की एब्सेंस की वजह से मीथेन जो है वो हाइड्रोलाइज्ड नहीं होती। और जैसे ही हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो क्या होता है, ऑर्डर ऑफ हाइड्रोलिसिस इंक्रीज़ होता है, रिड्यूसिंग नेचर भी इंक्रीज़ होती है, थर्मल स्टेबिलिटी भी इंक्रीज़ होती है। रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीज़ होने का मतलब है कि जैसे हम कार्बन से जो है वो लेड की तरफ मूव करते जा रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो है हमने पढ़ा पीछे कि लेड की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 जो फॉर्म है ना वो डोमिनेट हो जाएगी। +2 जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट डोमिनेट हो जाएगी। तो रिड्यूसिंग नेचर का मतलब ये है कि जो कंपाउंड्स +2 वाले होंगे वो रिड्यूसिंग जो है एजेंट के तौर पे एक्ट करेंगे, जो +4 वाले हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करेंगे। अब रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या होता है, खुद ऑक्सीडाइज होना, ठीक है। तो मैंने कहा कि रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीज हो रही है ना, यानी लेड की ज़्यादा होगी, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करेगा, यानी खुद ऑक्सीडाइज होगा। इसकी स्टेट +2 है तो ये 2 और लूज करके +4 अटेन कर सकता है। बट कार्बन की पहले से +4 है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे एक्ट नहीं करेगा क्योंकि वो खुद ऑक्सीडाइज होगा, तो +4 है वो मजीद लूज नहीं कर सकता। वैसे भी कोवेलेंट इनकरेक्टर है। तो रिड्यूसिंग नेचर जो है यूं लेफ्ट टू राइट का मतलब यहाँ पे ये है कि कार्बन से लेड तक इंक्रीज होती है। थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है, थर्मल यानी हीट स्टेबिलिटी, हीट स्टेबल जो कंपाउंड्स हों तो ये थर्मल स्टेबिलिटी भी डिक्रीज होती है। पहले वाले जो होते हैं उनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन साइज कम होता है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है। जैसे डाउन दी ग्रुप मूव करते जाएं न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो है वो कम हो जाती है, दैट्स वाई जो स्टेबिलिटी है वो भी कम हो जाती है। जैसे अगर हमारे पास ये वाला क्या है, सिलेन है हमारे पास, हम इसको हीट करते हैं तो ये सिलिकॉन और साथ हाइड्रोजन जो है वो निकल जाती है, और ये सिलिकॉन जो है ये सेमीकंडक्टर के तौर पे हम यूज़ करते हैं। फिर से ये वही बात है, हाइड्राइड्स हैं, कार्बन के मोस्टली अल्केन्स हैं, सिलिकॉन के सिलेन्स होते हैं, जर्मेनियम के जर्मेन्स होते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास आ रहा है हेलाइड्स भी वही है कि ये कंपाउंड्स जो हैं वो कंबाइन होते हैं हेलाइड के साथ MX4 की फॉर्म में। जैसे सी है, कार्बन है तो CCl4, सिलिकॉन है तो SiCl4, जर्मेनियम है GeCl4, स्टेनस SnCl4 एंड लेड PbCl4। अब इसमें भी अगर हम देखें तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज़ होती है, वही रीज़न है, ऑर्डर ऑफ हाइड्रोलिसिस इंक्रीज़ होता है। थर्मल स्टेबिलिटी अब हमने कहा कम होती है, तो सबसे जो अगर हम देखें कार्बन पहला मेंबर है वो लीस्ट वोलेटाइल होगा, और जो CI4 लास्ट मेंबर जो है इसका वो वोलेटाइल होगा। यहाँ पे जो है इसका लास्ट मेंबर जो है हेलोजेंस का चेंज किया गया है, कार्बन सेम है, ठीक है। तो उसका जो लास्ट मेंबर होगा वो भी वोलेटाइल होगा क्योंकि थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रही है। नेक्स्ट है हमारे पास कि PbBr4 एंड PbI4 डू नॉट एग्जिस्ट। ये कंपाउंड्स एग्जिस्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ब्रोमाइड और आयोडाइड है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, और Pb जो है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है मतलब इन्होंने खुद ऑक्सीडाइज होना है, इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं। अब वो Pb+2 को खुद उन्होंने लूज करने हैं, तो वो Pb+2 को जो है ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते। उन्होंने वो खुद रिड्यूसिंग एजेंट है, उन्होंने खुद ऑक्सीडाइज होना है, ठीक है। इस बात को दोबारा समझे, जैसे हमने यहाँ पे बात की लास्ट जो है उसमें हमारी, हाँ यहाँ पे हमने बात की थी PbCl2 और PbCl4। यहाँ पे Cl4 एग्जिस्ट कर रहा था, ठीक है, बट यहाँ पे PbBr4 और PbI4 एग्जिस्ट नहीं करते क्योंकि क्लोरीन जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट ये रिड्यूसिंग एजेंट है। इन्होंने खुद ऑक्सीडाइज होना है, खुद ऑक्सीडाइज मतलब खुद इलेक्ट्रॉन लूज होने हैं। लेकिन जब Pb के साथ जो है कोई भी X4 अटैच होगा तो इसका मतलब है कि Pb की अगर पहले ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन लूज करवा के उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होनी चाहिए। मतलब जो भी एजेंट उसके साथ अटैच हो वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज करे,
+2 से +4 करे तो इसका मतलब है कि जो साथ हमारे पास एजेंट अटैच होना चाहिए वो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए, ताकि वो खुद रिड्यूस हो के उसको लेड को ऑक्सीडाइज कर दे। बट यहाँ पे ब्रोमाइड और आयोडाइड खुद स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ही नहीं, इन्होंने तो खुद ऑक्सीडाइज होना है, तो दैट्स वाई ये लेड को ऑक्सीडाइज नहीं करते। All MX4 are covalent except SNF4 which is electrovalent। यहाँ पर है कि सारे जो हैं ये कोवेलेंट होते हैं सिवाय SNF4 के। मतलब ये जो आयोनिक और कोवेलेंट नेचर पड़ी है वो अलग से है कि आयोनिक करेक्टर डिक्रीज होता है, बट अगर हेलाइड जो है इसमें हम देखें स्टेनस के साथ, तो फ्लोरीन हमें पता है बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ जाता है, और हमें पता है कि 1.7 से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इंक्रीज़ हो जाए तो आयोनिक है, कम हो जाए तो कोवेलेंट है। तो इसलिए उनमें जो है बाकियों में इतना डिफरेंस नहीं आता, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होने की वजह से ये आयोनिक हो जाता है। ये फिर यहाँ पे रिएक्शन है CCl4 वाटर के साथ रिएक्ट करे 500 डिग्री सेल्सियस पे, तो COCl2 फास्फीन बनाता है 7 HCl। नेक्स्ट ये कुछ मेंबर्स हैं, ये MX2 टाइप के हेलाइड्स में भी एग्जिस्ट करते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि कार्बन जो है वो तो 4 ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, बट जो बाकी मेंबर्स हैं वो वेरिएबल शो करते हैं, +2 भी करते हैं, ठीक है। तो उसी की बिना पर हम कह सकते हैं कि MX2 की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एलोट्रोपी। एलोट्रोपी हमें पता है कि एलिमेंट का एग्जिस्ट करना मोर देन वन फॉर्म में, तो ये कार्बन जो है डायमंड है ग्रेफाइट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसी तरीके से बाकी मेंबर्स भी एग्जिस्ट करते हैं, बट लेड एलोट्रोपी शो नहीं करता, ये अपने याद रखना है। इसके बाद अगर हम इसके ऑक्साइड्स की बात करें तो सारे मेंबर्स मोनोऑक्साइड बनाते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड होता है न्यूट्रल, अगर सिलिकॉन जर्मेनियम एंड स्टेनस ऑक्साइड्स की बात करें तो ये एम्फोटेरिक होते हैं, और लेड ऑक्साइड की बात की जाए तो ये बेसिक होते हैं। इसके अलावा ये मेंबर्स डाइऑक्साइड्स भी बनाते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड सॉलिड, जर्मेनियम डाइऑक्साइड, स्टेनस डाइऑक्साइड एम्फोटेरिक है, लेड डाइऑक्साइड फिर से बेसिक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ बताया है ये भी कि ये गैस है ड्यू टू वीक वैन डर वाल्स फोर्सेज। हमें पता है कि गैस से अगर हम सॉलिड की तरफ मूव करें तो इनमें जो डिफरेंशिएट चीज़ करती है वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ही हैं, गैस में वीक हैं और सॉलिड्स में स्ट्रॉन्ग होंगी। तो ये गैस क्यों है, वो कह रहे हैं कि वीक वैन डर वाल्स फोर्सेज की वजह से बाकी सारे सॉलिड्स हैं स्ट्रॉन्ग, जो है कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से। कोवेलेंट बॉन्ड ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग होता है, ये सारी वैन डर वाल्स फोर्सेज, चाहे आप ये लैंडन डिस्पर्जन फोर्सेस ले लें, डायपोल ले लें, आयन डायपोल ले लें, उनसे कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग ही होगा। नेक्स्ट है हमारे पास सॉलिड CO2। ये हमारे पास अगर हम देखें ड्राई आइस होती है और ये कूलेंट के लिए भी यूज़ होती है, प्रिजर्व करने के लिए। एंड नेक्स्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स देखें तो मच मोर देन 3 ग्रुप से ज़्यादा होते हैं और डिक्रीज़ हो जाते हैं मूविंग डाउन। हमें पता है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट पीरियड में इंक्रीज़ होते हैं क्योंकि साइज़ डिक्रीज़ होता है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा हीट हमें चाहिए होती है कंपाउंड को की फोर्सेस को ब्रेक करके उसे बॉयल कराने के लिए, तो बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है। लेकिन डाउन दी ग्रुप यही चीज़ अगर हम देखें तो साइज़ बढ़ता है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट लो हो जाता है। तो वही कह रहे हैं डिक्रीज हो जाता है ऑन मूविंग डाउन दी ग्रुप। डेंसिटी भी ऑन मूविंग डाउन दी ग्रुप जो है वो इंक्रीज होती है, हमें पता है, जाहिर बात है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, एटम का साइज बढ़ रहा है, डेंसिटी इंक्रीज होती है। आगे एबनॉर्मल बिहेवियर जो है शो करते हैं, मतलब बाकियों से डिफरेंट पिक्यूलियर कह लें, तो कार्बन का जो ये है कि ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करती है। कैटिनेशन क्या है, लॉन्ग चेन फॉर्मेशन इसकी जो प्रॉपर्टी है ड्यू टू दी मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी, इसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होती है, दैट्स वाई ये कैटिनेशन जो है ये शो करती है। कार्बन करती है, सिलिकॉन जर्मेनियम स्टेनस जो है ऑलमोस्ट सिमिलर है, और फिर लेड। आगे नो हेक्सावेलेंट कंपाउंड्स और कम्प्लेक्स कंपाउंड जैसे कि CF6 है, ये इस तरह के कंपाउंड जो है कार्बन नहीं बनाता इस ग्रुप में से, क्योंकि उसमें डी ऑर्बिटल एब्सेंट होता है। डी ऑर्बिटल हो वेकेंट तो शायद कोई एक्सेप्ट करके ये कम्प्लेक्सिस फॉर्मेशन हो जाए, बट डी ऑर्बिटल ही नहीं होता तो ऐसा कोई चांस ही नहीं है। बट सिलिकॉन जर्मेनियम स्टेनस लेड इनमें होता है और ये ऑक्टाहेड्रल sp3d2 ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सिस बना लेते हैं, लाइक यहाँ पे जो शो करवाए गए हैं CF6 SnCl6 जर्मेनियम Cl6 PbF6, तो ये बनाते हैं, बट कार्बन नहीं बनाता। ये इसका पिक्यूलर बिहेवियर है, कार्बन का एबनॉर्मल बिहेवियर है।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है अक्रेंस की बात अगर हम करें तो लाइमस्टोन, कैल्साइट, कार्बन के जो है मिनरल्स, डोलोमाइट, MgCO3.CaCO3 एंड मैग्नीसाइट की फॉर्म में अक्रेंस होती है, इसकी पाया जाता है। यू कैन से फाउंड है मतलब इन मिनरल्स की फॉर्म में मैग्नीशियम, मैग्नीसाइट, MgCO3। इसके अलावा जो है एनएलसाइट, जियोलाइट है, सिलिकॉन जो है अब ये एग्जिस्ट करता है, NaAlSiO3 ट्वाइस डॉट H2O। इसके अलावा एस्बेस्टोस देखें तो CaMg3SiO3 होल 4, काउलिन पोट्री क्ले जो है इसका फार्मूला ये है, जिरकोन जो है ZrSiO4, टाल्क, सोपस्टोन H2Mg ये SiO3 होल 4। तो ये सिलिकॉन के हैं और ऊपर जो है अक्रेंस कार्बन की बताई हुई है कि ये सिलिकॉन और कार्बन इस फॉर्म में कर किए जाते हैं। ये अपने फार्मूलाज और इनके नेम्स जो हैं वो याद रखने हैं। नेक्स्ट है क्वार्ट्स, ये भी क्रिस्टलाइन सिलिकॉन डाइऑक्साइड ही है, हार्ड है, ब्रिटल होता है, रिफ्रैक्टरी, यहाँ पर रिफ्रैक्टरी का है मीन के बहुत जो हाई टेम्परेचर बियरेबल हों, कलरलेस सॉलिड है, ओपल जो है वो हाइड्रेटेड क्वार्ट्स है, हाइड्रेटेड क्वार्ट ये भी MCQs आया था, ये भी आपने याद रखना है। आगे है विट्रियस सिलिका, वही यानी इसको बहुत ज़्यादा हीट किया जाए फिर मेल्ट किया जाए तो हाई ट्रांसपेरेंसी टू लाइट होती है इसकी, इस तरीके से ग्लास टाइप जो है जैसे फॉर्मेशन हो जाती है, वेरी रिफ्रैक्टरी, यही के टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बेयर कर सकता है, तकरीबन 1500 to 1600 डिग्री सेल्सियस। थर्मल एक्सपेंशन लो होती है, एक्सीलेंट इंसुलेटर, हार्ड, ब्रिटल, इलास्टिक, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। वाटर में इंसोल्यूबल होता है और इनर्ट, बहुत सारे रिएजेंट्स ऐसे होते हैं जिनके साथ रिएक्ट नहीं करता, तो इट इज रेजिस्टेंट टुवर्ड्स ऑल एसिड्स एक्सेप्ट HF, तो किसी एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता सिवाय HF के, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास सोडियम सिलिकेट की बात की जाए तो सोडियम साल्ट ऑफ मेटासिलिसिक एसिड का साल्ट है ये, H2SiO3 नोन एज वाटर और सोल्यूबल गैस, वाटर सोल्यूबल गैस के तौर पे जाना जाता है, एंड प्रिपेयर्ड बाय फ्यूजिंग सोडियम कार्बोनेट विद प्योर सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इन दोनों का रिएक्शन करवा के जो है हमारे पास सोडियम सिलिकेट आता है। केमिकल गार्डन क्या है हमारे पास, केमिकल गार्डन है कलर्ड सोल्यूशन साल्ट्स इन सोल्यूशन ऑफ Na2SiO3, इसका कलर्ड साल्ट्स जो हैं Na2SiO3 के सोल्यूशन में, वो केमिकल गार्डन है। ये ब्यूटीफुल ग्रोथ लाइक प्लांट्स जो ऐसे ही प्रोड्यूस होते हैं, दैट्स वाई केमिकल गार्डन कहा जाता है इनको। Na2SiO3 इज यूज्ड एज अ फिलर इन सोप इंडस्ट्री, फायर प्रूफ, फर्नीचर, पॉलिश, कैलिको प्रिंटिंग, ये इसके यूजेस हैं, इन एरियाज में यूज़ होता है। एस्बेस्टोस जो है इज कॉमनली यूज्ड इन मेकिंग इनकम्बस्टिबल फैब्रिक्स एंड हार्डबोर्ड जो है इनकी प्रिपरेशन के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं सिलिकॉन्स। सिलिकॉन्स हमारे पास हैं कि SiCl2CH3 ट्वाइस जो है, अगर हम इसको हाइड्रोलाइज्ड किया जा सकता है SiCl2OH ट्वाइस, यानी यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप है वो हाइड्रोक्साइड ग्रुप से रिप्लेस हो जाता है, विच इज़ देन पॉलीमराइज्ड, इसको पॉलीमराइज किया जाता है बाद में। नेक्स्ट है मिथाइल सिलिकॉन्स और ऑयली लिक्विड्स हैं ये, एंड बिकम विस्कस एज चेन लेंथ इंक्रीजेज यूज्ड एज लुब्रिकेंट्स। यही कि मिथाइल सिलिकॉन्स जो हैं लिक्विड्स हैं, लेकिन जैसे ही अगर चेन लेंथ इंक्रीज होती जाती है तो विस्कस होते जाते हैं और लुब्रिकेंट्स के तौर पे यूज़ होते हैं। बट यहाँ पे इसका बेनिफिट जो है अगर हम देखें तो वो ये है कि इफ़ द टेम्परेचर इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम 100 to 0, मतलब अगर हम ठंडा कर दें बहुत ज़्यादा तो पेट्रोलियम की विस्कोसिटी 100 फोल्ड्स इंक्रीज होती है, लेकिन सिलिकॉन ऑयल की सिर्फ 4 फोल्ड्स इंक्रीज होगी, बल्कि लेस देन 4 फोल्ड्स। नेक्स्ट है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर अप टू 300 डिग्री सेल्सियस सिलिकॉन ऑयल्स रिमेन फ्री फ्रॉम एसिड फॉर्मेशन एंड ऑक्सीडेशन। अगर 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इतना है एयर में अप टू इतना प्रोवाइड किया गया है तो ये एसिड फॉर्मेशन और ऑक्सीडेशन का रेजिस्टेंट ही रहता है। हैव रेजिनुअस प्रॉपर्टीज़ एंड एक्सटेंसिवली यूज्ड इन इंसुलेशन, रबर ट्यूबिंग, वाटर रिपेलेंट के तौर पे यूज़ होता है। सेमीकंडक्टर्स जो हैं लाइक जर्मेनियम, सिलीनियम, सिलिकॉन, ये अब एलिमेंट्स भी हैं और कंपाउंड्स भी हैं। यहाँ पे ये जो सेमीकंडक्टर हैं इनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है टेम्परेचर और लाइट के साथ साथ, लेकिन मेटल्स में डिक्रीज़ होती है टेम्परेचर के साथ साथ, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है और रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ हो जाती है।
नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्साइड्स ऑफ लेड। लेड के कुछ ऑक्साइड्स दिए हुए हैं कि लेड सब ऑक्साइड अगर हम देखें तो Pb2O है, ये लेड सब ऑक्साइड है का फार्मूला है। ब्लैक होता है हीटिंग अगर हम करें PbC2O4 की इन द एब्सेंस ऑफ एयर में तो इसकी फॉर्मेशन होती है। और लेड स्टोरेज बैटरीज जो हैं इनमें यूज़ होता है। लेड मोनोऑक्साइड, इसको लिथार्ज और मेसिकोट भी कहते हैं। PbO पेल येलो टू रेडिश येलो होता है, रोहोम्बिक फॉर्म में येलो होगा, टेट्रागोनल फॉर्म होगी तो रेड होगा, स्लाइटली सोल्यूबल होता है वाटर में। और फ्लिंट ग्लास एंड पेंट्स की प्रिपरेशन में यूज़ होता है। फ्लिंट यही सिलिका फॉर्मेशन होती है, हार्ड जो फ्लिंट होती है हार्ड रॉक होती है बेसिकली सिलिका ही। तो जो वो उससे जो बने होते हैं ग्लासेस उनको फ्लिंट ग्लास कहते हैं और ये इनकी प्रिपरेशन में यूज़ होता है लेड मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट है ट्राई प्लम्बिंग टेट्राऑक्साइड, रेड लेड या मिनियम भी कहते हैं इसको, Pb3O4 ट्राई प्लम्बिंग टेट्राऑक्साइड। तो Pb हीटेड इन एयर एट अबाउट 340 पे हीट किया जाए तो ब्राइट स्कारलेट क्रिस्टलाइन पाउडर फॉर्मेशन हो जाती है। स्कारलेट का मतलब होता है ब्राइट रेड कलर, तो ब्राइट ना भी लिखें तो स्कारलेट यही है, ब्राइट रेड कलर क्रिस्टलाइन पाउडर फॉर्मेशन होती है। स्टोरेज बैटरीज में, पेंट स्टील आयरन पे पेंट के लिए, ये भी फ्लिंट ग्लास में, मैचेस में, सिरेमिक ग्लासेस में यूज़ होता है। नेक्स्ट है हमारे पास PbO2, ये रेड लेड ट्रीटेड विद अगर नाइट्रिक एसिड के साथ हम ट्रीट करें रेड लेड को तो इसकी PbO2 फॉर्मेशन होती है। रेड लेड हमारे पास क्या था, Pb3O4। रेडिश ब्राउन होता है, डिजोल्व इन अल्कलीज टू सोल्यूबल प्लम्बेट्स, अल्कलीज में पहले डिजोल्व हो जाता है सोल्यूबल होने तक। वाइट लेड जो है ये बेसिक लेड कार्बोनेट है 2PbCO3 डॉट PbOH ट्वाइस, बट ये गुड पिगमेंट नहीं है वाइट लेड। क्यों? क्योंकि ये डार्केंड एज इट इज़ डार्केंड बाय H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ करवाएं इसका रिएक्ट करें तो ये डार्केंड हो जाता है। लास्ट है हमारे पास PbCrO4, ये क्रोम येलो होता है, ऑरेंज और रेड बेसिक लेड क्रोमेट है। लेड क्रोमेट बॉइल्ड विद ये जो लेड क्रोमेट है ये डाइल्यूट अल्कली के साथ रिएक्शन करवाएं तो बॉयल करता है, रिएक्ट करता है। स्टेबल येलो ऑफ लेड क्रोमेट इज मोनोक्लिनिक, और अगर येलो फॉर्म में देखा जाए तो ये मोनोक्लिनिक होता है। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा कि रोहोम्बिक फॉर्म में येलो है, टेट्रागोनल है, रेड फॉर्म में टेट्रागोनल है, ये स्टेबल येलो होगा। मोनोक्लिनिक फॉर्म में मिक्सचर ऑफ लेड क्रोमेट एंड लेड सल्फेट और बेरियम सल्फेट इज यूज्ड एज येलो पिगमेंट। लेड क्रोमेट का लेड सल्फेट या बेरियम सल्फेट के साथ अगर मिक्सचर यूज किया जाए तो येलो पिगमेंट के तौर पे यूज़ होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है नाइट्रोजन फैमिली। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसमें जो है मेंबर्स हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो इनकी जो कन्फिग्रेशन आती है वो NH2NP3 5 ग्रुप 5 मेंबर्स हैं, तो ये वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। इंक्रीज क्या होता है डाउन द ग्रुप हमें पता है, बार बार वही चीज़ें पढ़ते आ रहे। एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, मेटालिक करेक्टर इंक्रीज होता है, बेसिक नेचर बेसिसिटी इंक्रीज होती है, एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्राइड। अगर इनके हाइड्राइड्स देखें तो हमने पढ़ा कार्बन में हाइड्राइड्स जो थे वो MH4 की फॉर्म में थे, तो यहाँ पे जो है MH3 की फॉर्म में होते हैं और इनकी एसिडिटी भी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। वही रिड्यूसिंग नेचर जो हमने पढ़ा वो भी इंक्रीज होती है, वो भी हम पीछे देख चुके हैं। पॉइजनस नेचर जो है हाइड्राइड की, रेट ऑफ कंबस्शन, ये जो हैं प्रॉपर्टीज़ इसकी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होते हैं, ये अपने याद रखनी है। एटॉमिक रेडियस हमें पता है इंक्रीज ही होता है, अब ये हर किसी का बताया भी हुआ है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। आयोनाइजेशन इंथैल्पी देखें तो हमें पता है डिक्रीज होती है डाउन दी ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन दी एटॉमिक साइज एंड शील्डिंग इफेक्ट में इंक्रीज आ जाता है, तो ये आयोनाइजेशन इंथैल्पी की वैल्यूज़ हैं, ये आप याद कर सकते हो तो वेल एंड गुड, बट इसको ना भी करो तो ठीक है। कंसेप्ट जो है, जो मेन चीज़ें हैं वो देखें। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी है डिक्रीज होती है एज एटॉमिक रेडियस इंक्रीज, तो इसकी भी वैल्यूज़ दी गई हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल आती है, बाकी तो हमें पता है ये हम ट्रेंड पढ़ते ही आए हैं, सब में वही चीज़ चल रही है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या है, इसमें जो है ख़ास वो ये है कि ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज़ वेरी लो। इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लो ही होती है इस ग्रुप की, ये नहीं कहते कि
डाउन दी ग्रुप मूव करें तो लो हो रही है या ज़्यादा हो रही है, इस ग्रुप की लो ही होती है। होती क्यों है? क्योंकि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है NP3। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NP3 कैसे है? हमें पता है NP3 जो है कि ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, और हमें पता है इस बात का भी कि जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल होते हैं और जो कम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल होते हैं वो स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे ये स्टेबल कन्फिग्रेशन की वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो लो होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो फिर से वही है कि वेरिएबल है, नाइट्रोजन शो करता है -3 टू +5, और बाकी भी -3 +3 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कैटिनेशन जो प्रॉपर्टी है, इसमें जो फास्फोरस है इसकी कैटिनेशन पावर नाइट्रोजन से ज़्यादा है क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा, जैसे कार्बन में पड़ा था, और डाउन दी ग्रुप ये डिक्रीज होती रहती है कैटिनेशन। फास्फोरस की एक्सेप्शनल केस आती है कि फास्फोरस डाउन है बट इसकी नाइट्रोजन से ज़्यादा है, और डाउन दी ग्रुप जो है ये डिक्रीज ही होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ऑन मूविंग डाउन, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज फ्रॉम नाइट्रोजन टू आर्सेनिक ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज एंड देन डिक्रीजेज इन द केस ऑफ एंटीमनी एंड बिस्मथ। ये थोड़ा सा यहाँ पे एक्सेप्शनल केस यहाँ पे आ रहा है क्योंकि पीछे अभी तक जो हम पढ़ते आ रहे हैं मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डाउन दी ग्रुप डिक्रीज होते हैं, तो यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक। यहाँ से हम देख लेते हैं, नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक इंक्रीज होते हैं, उसके बाद क्या होता है एटॉमिक साइज इंक्रीज होने की वजह से, और देन डिक्रीज हो जाते हैं इन द केस ऑफ एंटीमनी एंड बिस्मथ। इसके केस में फिर से डिक्रीज हो जाते हैं। ये थोड़ा एक्सेप्शनल बिहेवियर आ जाता है। लार्ज साइज होता है जब एलिमेंट का, तो पोलराइजेशन डिस्टोर्शन ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो ये इसमें आपने याद रखना है। नेक्स्ट है एलोट्रॉपी। इसके सारे एलिमेंट्स एलोट्रॉपी शो करते हैं बिस्मथ के अलावा। नाइट्रोजन दिखाया हुआ है, क्यूबिक भी होती है, हेक्सागोनल होता है, फास्फोरस रेड, वाइट, ब्लैक, वॉयलेट, स्कारलेट, आर्सेनिक येलो, ग्रे, ब्लैक, एंटीमनी येलो, सिल्वर ग्रे, एक्सप्लोजिव, सब शो करते हैं एक्सेप्ट बिस्मथ। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑक्साइड्स। ये आप जो एलोट्रॉपी की आपको दिए हैं, ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी, ये आप याद कर लीजिएगा, और ये वैल्यूज़ जो हैं ये चाहे रहने दीजिएगा, बट ये एलोट्रॉपी की जो फॉर्म्स हैं ये ज़रूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है ऑक्साइड्स। ऑल एलिमेंट्स फॉर्म ट्राई ऑक्साइड्स एंड पेंटा ऑक्साइड्स। M2O3 M2O5 बनाते हैं। और अगर ट्राई ऑक्साइड्स में देखें, एसिडिक स्ट्रेंथ N2O3 P2O3 AS2O3 नाइट्रोजन की ज़्यादा होगी। ठीक है, और अगर पेंटाऑक्साइड्स में देखें तो भी नाइट्रोजन की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, और एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होती है एज ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ हो। जैसे ही ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है, यानी यहाँ पर N2O में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हमारे पास कम है। ठीक है, और NO में ऑक्सीडेशन स्टेट जो है N2O3 में, N2O4 में, N2O5 में ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, तो इंक्रीज़ होने के साथ साथ हमारे पास क्या हो रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज़ हो रही है। तो ये भी आपने याद रखना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ होने के साथ साथ एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज़ होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया है ऑक्साइड्स एंड ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है इसको हम देखते हैं। अब इसके सारे ऑक्साइड्स पढ़ने हैं ना, तो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड से स्टार्ट करते हैं। N2O कलरलेस, फेंट है, प्लीजेंट स्मेल है, स्वीटिश टेस्ट है, लाफिंग गैस भी इसको कहते हैं N2O को। नेक्स्ट ऑक्साइड NO2 को देखें तो रेडिश ब्राउन गैस है, पंजेंट स्मेल होती है इसकी, डिजोल्व रेडिली इन वाटर फ्रॉम ब्लू एसिडिक सोल्यूशन, पानी में डिजोल्व हो जाती है इसीलिए। नेक्स्ट है NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये भी कलरलेस होती है, डाईमैग्नेटिक सॉलिड है, डाइमर N2O4 जो है वो मोनोमर में चेंज हो जाता है NO2 में। नेक्स्ट है नाइट्रस एसिड जो है इसमें इज ओनली नोन इन द साल्ट फॉर्म एंड स्टेबल टू सम एक्सटेंट इन अ डाइल्यूट सोल्यूशन। साल्ट फॉर्म में मोस्टली प्रेजेंट होता है लेकिन डाइल्यूट सोल्यूशन में स्टेबल होता है। डी कलराइजेज एसिडिफाइड KMNO4 एंड Br2 इसको डी कलराइज करते हैं इसके नाइट्रस एसिड, और ऑक्सीडाइज्ड टू HNO3 इसकी ऑक्सीडेशन करें तो HNO3 में कन्वर्ट हो जाता है और रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे बिहेव करता है, मतलब खुद ऑक्सीडाइज होता है। नेक्स्ट है हमारे पास नाइट्रिक एसिड जो है ये प्रिपेयर्ड होता है बाय हीटिंग KNO3 एंड H2SO4 का रिएक्शन करवाएं तो प्रिपेयर होता है नाइट्रिक एसिड, आल्सो प्रिपेयर्ड बाय बीटलैंड एंड आइडिस प्रोसेस। NO से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना, उससे फिर नाइट्रिक एसिड बना। तो ये दो
मेथड्स हैं जिनसे प्रिपरेशन किया जा सकती है नाइट्रिक एसिड की। नेक्स्ट हमारे पास है एक्वा रीजिया। ये कंसनट्रेटेड फॉर्म है HNO3 और HCl 1:3 में लेना है। इज एम्प्लॉयड टू डिजोल्व गोल्ड या प्लेटिनम को डिजोल्व करता है। जैसे HNO3 है, इसमें 1 मोल HNO3 का लिया है, 3 HCl के लिए हैं, तो NOCl प्लस Cl2 प्लस जो 2H2O फॉर्मेशन हो। NOCl को दोबारा से हम देखें तो ये NO प्लस Cl में डिकम्पोज हो गए हैं रेडिकल्स में। रिएक्ट विद ग्लिसरीन टोलिन के साथ रिएक्ट कर सकता है ये, फिनोल के साथ, एक्सप्लोजिव, नाइट्रोग्लिसरीन, ट्राइनाइट्रोटोलिन, पिक्रिक एसिड एक्सेट्रा जो है इनको प्रिपेयर करने के लिए। ये जो स्ट्रक्चर दिए हैं ये हमारे पास यही NOH जो हैं, ये 2 स्ट्रक्चर दिए हुए हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फॉस्फोरस। इसका नेम कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मीनिंग लाइट बियरिंग। जो है ये इसका नेम आया है यहाँ से। फाउंड इन फास्फेट रॉक जैसे कि इम्प्योर CH3PO4 ट्वाइस और एपाटाइट CA5FPO4 थ्राइस, यहाँ से आया है फास्फेट रॉक। अकर्स इन सीड्स, एग योक, नर्व्स, ब्रेन्स एंड बोन मैरोज यूजली इन द फॉर्म ऑफ लेसिथिन्स पाया जाता है, इनमें प्रेजेंट होता है। कैल्शियम फास्फेट इज एन इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बोन्स। जो है बोन्स का जो है कैल्शियम फास्फेट एक इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है। बोन ऐश में 80% कैल्शियम फास्फेट होती है। ये भी MCQs है। वाइट फास्फोरस इज वेरी रिएक्टिव। अब ये फास्फोरस हैं वाइट, रेड, ब्लैक। वाइट वेरी रिएक्टिव, पॉइजनस, वोलेटाइल होता है, वेक्सी येलोइश वाइट होता है, सोल्यूबल होता है बेंजीन में एंड कार्बन डाइसल्फाइड में। P4 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। P4 वेपर्स डिसोसिएट अबव 700 से डिग्री टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाए तो डिसोसिएट होकर P2 फॉर्मेशन करते हैं। रेड फास्फोरस मच लेस रिएक्टिव होता है, लेस पॉइजनस होता है इसकी निस्बत एंड प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग। वाइट फास्फोरस को ही हीट करते हैं आयोडीन और सल्फर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में और टेम्परेचर रखते हैं अप टू 250 डिग्री सेल्सियस और वैक्यूम कंडीशन जो है वो प्रोवाइड की जाती है, तो रेड फास्फोरस जो है वो बनता है। फिर ये कंबाइन होता रहता है, रेड फास्फोरस के मोनोमर्स कंबाइन होकर मैक्रो मॉलिक्यूल बना लेते हैं। ब्लैक फास्फोरस इज मोस्ट स्टेबल, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है और ये रेड फास्फोरस को हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे हीट करने से बनता है। P2O5 जो है ये हाइड्रोस्कोपिक है, फेंट है, गार्लिक लाइक ऑर्डर होती है। क्यों होती है? P2O3 की प्रेजेंस की वजह से पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। अब अगर हम नाइट्रोजन की तरह इसके ऑक्सी एसिड्स देखें तो फास्फोरिक एसिड है, मेटाफास्फोरिक एसिड है, पायरोफास्फोरिक एसिड है, हाइपोफास्फोरिक एसिड है और फास्फोरिक एसिड है। इसमें से जो फास्फोरिक एसिड है और जो ऑर्दोफास्फोरिक एसिड है ये हमारे पास जो है ये इम्पोर्टेंट है। अब हम देखते हैं बारी बारी इनको। बेसिकली जो फास्फोरिक एसिड है ये, इसी को हम कह रहे हैं ऑर्दोफास्फोरिक एसिड H3PO4 और ये हमारे पास है फास्फोरस एसिड H3PO3। तो ये 2 इंपॉर्टेंट है, फास्फोरिक एसिड एंड फास्फोरस एसिड। फास्फोरस एसिड को अगर हम देखें तो डिजोल्विंग P2O3 इन वाटर और हाइड्रोलिसिस करता है। PCl3 की हाइड्रोलिसिस की जाए तो डिकम्पोज इनटू PH3 फास्फेन में टूट जाता है एंड ऑर्दो फास्फोरिक एसिड जो है प्रिपेयर करता है ऑन हीटिंग। पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूस कर देता है CuSO4 AgNO3 को मेटालिक स्टेट में। पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है सो इनको भी रिड्यूस कर देता है। ऑर्दो को देखें, ऑर्दो फास्फोरिक एसिड को, तो ये भी डिजोल्व करता है P2O5 को वाटर में और हाइड्रोलिसिस ये करता है PCl5 की। ऑन हीटिंग इट लूसेस वाटर को लूज कर देता है और पायरो या मेटाफास्फोरिक एसिड में कन्वर्ट हो सकता है, हो जाता है। नॉर्मल सिंगल सुपर फास्फेट अगर हम देखें तो ये मिक्सचर होता है CaH2PO4 ट्वाइस डॉट H2O एंड CSO4 डॉट 5H2O। इसके अलावा ट्रिपल सुपर फास्फेट देखें तो ये CH2PO4 ट्वाइस डॉट H2O होता है, इसको मोनो कैल्शियम फास्फेट भी कहते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट योर लेक्चर। इतना द लेक्चर कंबाइन करके देना होता है तो कुछ चीज़ें स्किप हो जाती हैं, कुछ ऐसा अगर कुछ आपको लगे तो आप फ्रीली जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं तो हर लेक्चर में कहती हूँ जो भी आपको प्रॉब्लम हो वो आप फ्रीली जो है शेयर कर सकते हैं। आई विल कंसिडर दैम। सो
यही कहूँगी, थैंक यू सो मच एंड अच्छे तरीके से प्रिपेयर करते रहें। अल्लाह हाफिज़।